चले सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के स्टैंडर्ड से पर्टेन करता है। 8 मार्क की वेटेज है सवाल की और 2 एडजस्टमेंट है सवाल में। सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें तो कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कंपनीज बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एंट्रीज विदाउट डेट्स। तो अपने प्रॉपर डेट्स के साथ एंट्री बनानी है, डेट के बगैर एंट्री बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब कहता है सवाल की इंफॉर्मेशन में Exekite Limited entered into the following two contracts during the year ended 31st December 2023. On 1st October 2023, EL entered into a contract with Alpha Limited to provide monthly payroll processing services for 2 months. EL concluded that these services is a single performance obligation performed over time and is measured on time basis. एक मिनट रुकिएगा। तो सर एडजस्टमेंट नंबर 1 के पहले पैरा में कहता है कि 1 अक्टूबर 2023 पे हमारी कंपनी का एक अल्फा लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें हम इन्हें मंथली पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अगले 2 महीने तक। हमने ये कंक्लूड किया कि सर्विसेज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो कि ओवर टाइम सेटिस्फाई होगी, तो यानी कि टाइम बेसिस पे इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे कहता है EL initially proposed a fee of 6,20,000 for each month in cash. However, due to liquidity problems, EL declined this offer. Instead, EL agreed to compensate EL with 5,000 ordinary shares per month of the services, totaling 10,000 shares for the entire contract. कंपनी ने कहा कि हमारे पास पैसे देने के लिए कैश तो नहीं है 6,20,000, हम आपको हर महीने 5,000 शेयर्स दे देंगे और 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10,000 शेयर्स दे देंगे। According to the terms of the contract, the shares are delivered upon the successful completion of each month of service. और पहले महीने की सर्विस के बाद पहले महीने के शेयर, दूसरे महीने की सर्विस के बाद दूसरे महीने के शेयर्स। As a result, EL received 5,000 shares on 31st October 2023, another 5,000 shares on 30th November 2023. Fair value of EL share was 125 on 1st October 2023, 120 on 31st October 2023, 110 on 30th November 2023 and 108 on 31st December 2023। हमारे पास 4 डिफरेंट डेट्स पे शेयर्स की वैल्यू दी हुई है। फिर कहता है EL होल्ड ऑल शेयर्स रिसीव फ्रॉम AL ऑन 31st December 2023 और हमारे पास 31 दिसंबर तक ये 10,000 शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है IFRS 15 का? IFRS 15 के 5 स्टेप मॉडल में कौन सा स्टेप यहाँ पे रेलिवेंट है? सर स्टेप 4 अलोकेट ट्रांजेक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला, वो स्टेप तो यहाँ सिरे से ही रेलिवेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये स्टेप 4 उस वक्त रेलिवेंट होता है जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। इस सवाल में तो है ही एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो अलोकेट करने की बात कहां से आ गई? सर IFRS 15 के 5 स्टेप मॉडल में स्टेप 3 था डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस में 4 कॉन्सेप्ट्स थे। नंबर 1 वेरिएबल कंसीडरेशन, नंबर 2 सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट, नंबर 3 कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर एंड नंबर 4 नॉन कैश कंसीडरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन कैश कंसीडरेशन का कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है। नॉन कैश कंसीडरेशन के केस में हम रेवेन्यू किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते थे? फेयर वैल्यू किस चीज की? फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज या फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन? सर नॉन कैश कंसीडरेशन में हम पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसीडरेशन, और अगर नॉन कैश कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। यहाँ पे हमें नॉन कैश कंसीडरेशन में जो शेयर्स मिल रहे हैं उनकी हमारे पास फेयर वैल्यूज अवेलेबल है। 1 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड की अक्टूबर में, 1 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड की नवंबर में। अक्टूबर की सर्विसेज के शेयर्स मिले 31 अक्टूबर पे, नवंबर की सर्विसेज के शेयर्स मिले 30 नवंबर पे। शेयर्स की फेयर वैल्यू 4 डेट्स में दी हुई है, 1 अक्टूबर पे, 31 अक्टूबर पे, 30 नवंबर पे और 31 दिसंबर पे। इसमें से कौन सी वैल्यूज हमारे लिए रेलिवेंट है?
सर हमारे लिए 31 अक्टूबर की शेयर की फेयर वैल्यू रेलेवेंट है, 30 नवंबर के शेयर की फेयर वैल्यू भी रेलेवेंट है, और 31 दिसंबर के शेयर की फेयर वैल्यू भी रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे पास जो शेयर्स आ गए हैं वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम ईयर एंड पे रीवैल्यू कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत आसान सी एंट्रीज बनेंगी। एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले 31 अक्टूबर 2023 पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या ओसीआई डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितनी अमाउंट से? सर 5,000 शेयर्स मिले और 31 अक्टूबर पे शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 120, 6 लाख। तो 6 लाख से इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। फिर 30 नवंबर 23 पे मजीद 5,000 शेयर्स मिले, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या ओसीआई डेबिट और रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट कितने से? 5,000 शेयर्स। और 30 नवंबर पे शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 110, 5,50,000। अब जो पहले वाले 5,000 शेयर्स है ना, उसे तुम 30 नवंबर पे रीमेजर कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ईयर एंड पे सारे शेयर्स को एक साथ ही रीमेजर कर देंगे ना। ईयर एंड पे हम सारे शेयर्स को एक साथ ही ईयर एंड पे रीमेजर कर देंगे। हमारे पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं, जिनकी ईयर एंड पे वैल्यू कितनी है? 108। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 108 टोटल वैल्यू आ गई। हमारे पास रिकॉर्डेड कितने पे है? 6 लाख और 5,50,000 रुपए। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू का गेन या लॉस आ गया? लॉस आ रहा है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल या ओसीआई में डेबिट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या ओसीआई क्रेडिट कितना? 70, 70,000। सिंपल है। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट पे आता है। सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है ऑन 1 November 2023 company entered into a 6-month contract to sell goods to Beta Limited, a large global chain of retail stores. Beta Limited committed to make purchases of at least 20 million during the contract period. 1 नवंबर पे हमारा एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बीटा लिमिटेड के साथ, और इन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपसे कम से कम 20 मिलियन के गुड्स तो खरीदेंगे ही। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स ईएल to make a non-refundable payment of 2 million to BL at the inception of contract for necessary changes to the shelving to prominently display of the EL product। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी एग्री हुआ है कि हम कस्टमर को 2 मिलियन की पेमेंट करेंगे ताकि वो अपने पास शेल्फ वगैरह प्रॉपर्ली करवाए हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। on 15 December 2023 EL sold goods having invoice value of 6 million to BL which BL paid on 30 December 2023। यहां पर IFRS 15 का कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा है? सेल्स वॉल्यूम डिस्काउंट। सर सेल्स वॉल्यूम डिस्काउंट का टारगेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन पेपर टू द कस्टमर वाला कॉन्सेप्ट है। और कंसिडरेशन पेपर टू द कस्टमर वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि कंसिडरेशन पेपर टू द कस्टमर को ट्रीट करते हैं एज अ एडजस्टमेंट, एज अ डिडक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस। यानी कि अगर हम उसको 2 मिलियन की गुड्स बेच रहे हैं और इसके अगेंस्ट हमसे पूरे साल में 20 मिलियन की गुड्स खरीदेगा, अफेक्टिवली हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है? 18 मिलियन। तो हमारा रेवेन्यू भी इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कितना रिकॉर्ड होगा? 18 मिलियन। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले 1 नवंबर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो 1 नवंबर 2023 पे हमें उसको पैसे देने पड़े, तो हम कैश क्रेडिट कर देंगे 2 मिलियन से और एडवांस टू कस्टमर डेबिट कर देंगे 2 मिलियन से। फिर इसने 15 दिसंबर पे हमसे गुड्स खरीदे, तो 15 दिसंबर 2023 पे हम अपने पास रिसीवेबल डेबिट करेंगे। इसने हमसे गुड्स कितने के खरीदे? 6 मिलियन के, तो 6 मिलियन से रिसीवेबल डेबिट। लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा
वो 6 मिलियन से रिकॉर्ड नहीं होगा सर। हमारा इन टोटलिटी नेट रेवेन्यू बनेगा 18 मिलियन अगेंस्ट दी सेल ऑफ 20 मिलियन, जिसमें से 6 मिलियन की सेल हो गई। तो ऐसे ही करेंगे, 18 × 6/20 कितना, 5.4 मिलियन। और डिफरेंशियल अमाउंट से हमारा जो एडवांस था ये डेबिट हो जाएगा। एक तरीके से इसकी एलोकेशन कर रहे हैं, आप यूं भी कर सकते हैं कि 2 मिलियन के अमाउंट को 6/20 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 मिलियन आ जाए, 6 लाख आ जाए। और फिर 30 तारीख को इसने हमें पैसे दे दिए। 30 तारीख को जब हमने इसने हमें पैसे दिए तो 30 दिसंबर 23 पे कितने पैसे देगा, 5.4 या 6 मिलियन? पैसे तो वो 6 मिलियन पूरे देगा ना। 6 मिलियन से कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, कॉपी कर लेंगे इसे।